आइए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा चैप्टर लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका था। उसके इलस्ट्रेशन भी हमने देख लिए थे। आज हम उसकी क्विज और बाकी की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनको देखने जा रहे हैं। क्विज टाइम 1। बजरंग प्राइवेट लिमिटेड एग्री टू सप्लाई गुड्स। सप्लाई कर रहे हैं जी गुड्स टू भगीरथी प्राइवेट लिमिटेड 1,50,000 ऑन 23rd June। नेक्स्ट डे इट रिमूव द गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री। नेक्स्ट डे का मतलब बेटा 24th जून हो गया एंड इशूड द इनवाइस ऑन 25th जून। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, गुड्स का केस है, क्या इसने इनवाइस टाइमली इशू किया? इनवाइस की टाइम लिमिट होती है इधर बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। क्या इसने टाइमली इनवाइस इशू किया? अरे मुंह से बोलो बेटा, इशू किया या नहीं किया? नहीं किया। कहां से कर दिया? 24 जून को गुड्स रिमूव हुआ है, 25 जून को इनवाइस इशू कर रहा है, टाइमली कहां से इशू हो गया? ठीक है ना। और पेमेंट हुई है 15 जुलाई को। तो देखिए गुड्स के केस में पेमेंट की डेट तो हम देखते ही नहीं है, तो यहाँ इनवाइस इशू हो जाना चाहिए था 24th जून तक। इनवाइस इशू हुआ है 25 जून तक, इसलिए हम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस भी नहीं देखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस ऑट टू हैव बीन इशूड, और वो है 24 जून। तो इसका आंसर बी है। इसका ये आंसर है, चेक कर लेना बेटा। हाँ, एक्सपायर शो हो रहा है, कोई बात नहीं, ये आंसर है बेटा 24th जून। ओके हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। हनुमान प्राइवेट लिमिटेड एग्री टू सप्लाई ट्वाइस टू गंगा प्राइवेट लिमिटेड 1,50,000 ऑन 23rd June एंड रिसीव एन एडवांस ऑफ 1 लाख ऑन द सेम डे। एडवांस की गुड्स में कोई वैल्यू नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, उसमें लिखा हुआ है कि एडवांस आपको कभी भी मिले उसका कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट डे इट रिमूव द ट्वाइस फ्रॉम इट्स फैक्ट्री। तो नेक्स्ट डे का मतलब है 24 जून एंड इशू किया इनवाइस इसने 25 जून को। बैलेंस पेमेंट इसको 15 जुलाई को मिली है। देखिए ये जो 1 लाख का इसको एडवांस मिला है और ये जो बैलेंस मिला है, इसकी कोई बेटा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंस एक ही चीज का है, गुड्स कब रिमूव हुआ है। गुड्स रिमूव हुआ है 24 जून को। क्या इनवाइस तब तक इशू हुआ? नहीं। तो यहाँ पे भी लास्ट डेट देखी जाएगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ एडवांस ऑफ 1 लाख एंड द बैलेंस पेमेंट 50,000, दोनों के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 24 जून है। इसके लिए इसका आंसर ये बी वाला है। ठीक है, क्योंकि गुड्स के केस में चाहे एडवांस मिले या बैलेंस पेमेंट मिले, हमेशा डेट ऑफ इनवाइस देखा जाता है या फिर लास्ट डेट देखा जाता है ऑन विच इनवाइस और टू हैव बीन इशूड। मुझे बताएंगे कौन से पेज नंबर पर है? 6.20 पर है, ये इलस्ट्रेशन है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो। मई 11 को सप्लायर है धृति एंटरप्राइजेस इशूज इनवाइसिस फॉर द गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो आपको याद होगा यहाँ 12 सबसेक्शन 3 लगेगा, और यहाँ जिस दिन इनवाइस इशू होता है उस तारीख से आप 61 दिन काउंट करते हैं। जरा काउंट कर लेना आप लोग अभी थोड़ी देर में। 12 तारीख को गुड्स रिसीव हुआ है, हाँ सप्लाई ऑफ गुड्स है तो 31 डेज। हाँ जी 31 डेज, वो 61 डेज सर्विस के केस में देखते हैं। जी जी, मैं देख रहा था आप बता पाओगे या नहीं। ठीक है, और बेटा रिसीव द गुड्स, गुड्स कब रिसीव हुए हैं? 12 मई को, ये डेट ली जाएगी। इन्होंने चेक इशू किया और रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में 30 मई को। पेमेंट डेबिट हुई है बेटा कौन सी तारीख को? और ये क्रेडिट हुआ है और रिकॉर्ड हुआ है किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में? सप्लायर के। बेटा रिवर्स चार्ज में कभी भी ये डेट नहीं देखी जाएगी। रिवर्स चार्ज में वो डेट देखी जाएगी जो रेसिपेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री को शो करती है। ठीक है ना, हमने जैसा कि पढ़ा था। ओके हो गई बात। तो आप देख सकते हैं 11 मई से आपने 31 डेज काउंट किए होंगे। कहाँ बने 31 डेज?
31 डेज कहाँ बने आपके? 12 मई। 12 मई कैसे बन जाएंगे 31 दिन? 12 जून बन रहे हैं। तो आपका आ गया यहाँ 12 जून। तो आप देख के बताइए 12 जून, 12 मई, 30 मई और 31 मई, सबसे पहले क्या है बेटा? तो ये आपका आंसर है, ए नंबर इसका आंसर है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई है। क्विज नंबर बताइए 4 कहाँ पे होगा? 6.33। ये है जी 6.33। क्विज नंबर 4, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ। अब आपका सेक्शन 13 लगेगा। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो। धृति एंटरप्राइजेस है, फॉरवर्ड चार्ज यहाँ बात कर रहा है। तो 13 सबसेक्शन क्या लगेगा? 2, जिसमें 3 केस हैं। इनवाइस टाइम से इशू हुआ है या नहीं, ठीक है ना? तो आप देखिए इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है कौन सी तारीख को? 4 मई को। इसके 30 दिन के अंदर अंदर इनवाइस इशू हो जाना चाहिए। 4 मई से आप 30 दिन काउंट करिएगा, 3 जून बनेगा। अब आप देखिए इनवाइस कब इशू किया गया है, बस 12 मई को। तो आप ये बताइए क्या इनवाइस टाइम लिमिट में इशू कर दिया गया? और ये टाइम लिमिट इस सेक्शन के अंदर है 31(2) में। क्या इनवाइस बेटा टाइम से इशू कर दिया गया? हाँ ना में जवाब दें। हाँ, टाइम से इनवाइस इशू कर दिया गया। तो ये है डेट ऑफ इनवाइस। और डेट ऑफ पेमेंट जो होगी बेटा वो देखा जाएगा धृति की बुक्स ऑफ अकाउंट। इस बार बेटा रेसिपेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देखी जाएगी, ये है बेटा सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर की अकॉर्डिंग डेट ऑफ पेमेंट देखा जाता है। सप्लायर की बैंक अकाउंट में कब पेमेंट क्रेडिट हुई है? 1 जून को। और रिकॉर्ड कब हुई है? 2 जून को। तो 1 जून 2 जून में कौन सी अर्लियर है? 1 जून। तो 1 जून तो हो गई बेटा डेट ऑफ पेमेंट। और डेट ऑफ इनवाइस है कौन सी? 12 मई है। तो बेटा 12 मई और 1 जून दोनों में से अर्लियर डेट कौन सी है? 12 में। तो इसमें पूछा क्या था वो देखो, डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई तो बेटा 12 मई है। और देखो और क्या कह रहे हैं और क्या डिटरमाइन करना है। और साथ में डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट जो है वो जिस दिन क्रेडिट हुआ है और जिस दिन रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, ये क्रेडिट और रिकॉर्ड देखते हैं फॉरवर्ड चार्ज में, डेबिट और रिकॉर्ड देखते हैं रिवर्स चार्ज में। क्रेडिट और रिकॉर्ड में आप सप्लायर के अकॉर्डिंग देखते हैं और डेबिट और रिकॉर्ड में आप रेसिपेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज है, तो इन दोनों में जो अर्लियर डेट हमने बताई थी वो 1 जून है। तो इसका आंसर ए है। बताइए अगला क्विज कहाँ पर है? क्या बता दिया? 3.8। आई थिंक लास्ट क्विज है ये। स्टाइल सैलून प्रोवाइड वाउचर वर्थ ₹1000 वैलिड फॉर ए 6 मंथ। देखिए ये जो एरर उसमें दिखा रहा है उसका कारण यही है, ये जो वाउचर वाला केस है, ये जो वाउचर वाला केस है ये नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। यही चीज ऑमिट हुई है, ठीक है? इसको आपको नहीं पढ़ना है। ओके हो गई बात? वाउचर वाला जो केस है आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है जो 12 सबसेक्शन 4 में लिखा था, वही बात 13(4) में लिखी है कि फाइनेंस एक्ट 2025 ने प्रपोज किया है कि आप इसको क्या कर दें, ऑमिट। और साथ में ही सप्लाई के चैप्टर में भी एक क्लैरिफिकेशन डाल दी है कि इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। जिस चीज को सप्लाई नहीं माना जाएगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई ही हम क्यों डिटरमिन करेंगे? क्या चीज? पेज नंबर कहाँ पे? अरे बेटा पेज नंबर तो बता दो एंड में। जी, ये अच्छा ठीक है।
एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है अमेंडमेंट और द फाइनेंस एक्ट 2025। तो यहाँ पे अमेंडमेंट है आपकी कुछ जो उन अमेंडमेंट के अंदर नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 12 सबसेक्शन 4 जो है, जिसको मैं पिछले 2 दिन से कह रहा था, इस पर मेरा ध्यान नहीं गया था इस पेज पर। ये पेज नंबर है आपका, मॉड्यूल में मिल जाएगा 6.57। ये अमेंडमेंट है जिसको मैं बार बार आपसे कह रहा था कि ये आ चुकी है, भले ही मॉड्यूल में नहीं दी गई। तो मॉड्यूल में ये एक एक्स्ट्रा पेज जोड़ दिया गया है, बस समझे या नहीं, पीडीएफ में। और यहाँ आप देख सकते हैं 12.4 भी ओमिटेड है और 13.4 भी ओमिटेड है। तो 12.4 13.4 आपको पढ़ने की नीड नहीं है। उम्मीद कर लूँ बेटा बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम करेंगे इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अच्छा एक काम कर लेते हैं हम, अमेंडमेंट आप जानते हैं बार बार स्टेट्यूटरी अपडेट तो देखते ही हैं, है ना। तो इससे पहले मैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, एक एग्जाम्शन पढ़ा चुका हूँ। मैं एग्जाम्शन का चैप्टर ओपन किया है बेटा, सामने देखो स्क्रीन पर। इस समय नहीं है कि आप बातें करें। एग्जाम्शन के चैप्टर में भी लास्ट में पहुंचते हैं। इस बार इस बैच में मुझसे ये बात मिस हो गई है, वरना मैं हर बैच में अगर आप देखेंगे तो चैप्टर के आखिर में भी देखता हूं कि कोई अमेंडमेंट तो नहीं है स्टेट्यूटरी अपडेट के साथ साथ। यहाँ पे भी देख लेते हैं अमेंडमेंट वाली बात। ये अमेंडमेंट है कुछ, ये मैं एग्जाम्शन के चैप्टर में देख रहा हूं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये टोल सेस फीस वाली बात तो मैंने आपको पढ़ा दी है, इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं। अच्छा अब एक और बात, उससे पहले हमने पढ़ाया था कौन सा चैप्टर, चार्ज और जीएसटी। इसके भी लास्ट में चलते हैं। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं दी है लास्ट में। उससे पहले क्या पढ़ाया था, सप्लाई, उसके भी लास्ट में चलते हैं। यहाँ सप्लाई में देखो कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। ये वही चेंजेस हैं सप्लाई में भी, मैं पढ़ा देता हूँ, ऑल्दो इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है अभी इंटरमीडिएट लेवल पर। एक सेक्शन था जिसमें लोकल, आपको डीडीए वाली बात तो बताई थी कि मैंने डीडीए लोकल अथॉरिटी में नहीं है। थोड़ा मैं रुक गया हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में रुक गया हूँ, वापस आता हूँ, वरना ये बेटा बात मिस हो जाएगी। रिकॉर्डिंग में आ जाएगी तो आ ही जाएगी, बच्चे आगे पीछे करके कहीं ना कहीं उस चीज को स्टडी कर लेंगे। मैंने आपको एक चैप्टर में बताया कि डीडीए जो है, आई थिंक चार्ज ऑफ जीएसटी में बताया कि लोकल अथॉरिटी का पार्ट नहीं है। देखो यहाँ ना ये एक सेक्शन है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग प्रोविजन, और ये जो प्रोविजन लिखा है ये अमेंडमेंट के बाद है, यानी कि इस समय वैलिड प्रोविजन ये वाला है। और यहाँ रिमार्क्स लिखा हुआ है, यानी कि एक्स्ट्रा जानकारी लिखी है। देखिएगा लोकल अथॉरिटी का क्या मीनिंग था। लोकल अथॉरिटी में था जी पंचायत, तो पंचायत यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कोई चेंज नहीं है। तो लोकल अथॉरिटी में जो गांव में पंचायत होती है, जिसको लोकल अथॉरिटी में, अच्छा पंचायत का मतलब वो नहीं कि 5 लोग बुजुर्ग लोग मिल गए, नहीं नहीं नहीं। तो पंचायत वेब सीरीज देखी होगी ना, इलेक्शन होता है, प्रधान जी चुने जाते हैं, वो प्रधान सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन होता है, बाकायदा डेमोक्रेसी है वहां पे भी, ठीक है ना। म्युनिसिपैलिटी आ जाएगी जिसमें, ठीक है, म्युनिसिपल कमेटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, देखो आप बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ एक बात देखना, इस चीज को पढ़ना, म्युनिसिपल कमेटी, जिला परिषद और एनी अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ ए म्युनिसिपल और लोकल फंड। यहाँ म्युनिसिपल के साथ फंड मिसिंग था, बस उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया है, क्या, कि म्युनिसिपल
पहले वो इंग्लिश में एक ही बात पढ़ी जाती, मगर यहां लिख दिया म्युनिसिपल, क्या ऐड किया गया है, फंड। और एक्सप्लेनेशन है कि लोकल फंड का क्या मतलब है, यहां लिखा है ना लोकल फंड। लोकल फंड मीन्स एनी फंड अंडर द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ एन अथॉरिटी ऑफ ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश फॉर डिस्चार्जिंग सिविक फंक्शन इन रिलेशन टू अ पंचायत एरिया। तो पंचायत में जो फंड वगैरह बनाए जाते, ठीक है ना। और यहाँ पावर है टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट एनी टैक्स ड्यूटी टोल सेस और फी बाय वाट एवर नेम कॉल्ड। तो बस यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया गया और उस वर्ड का नाम क्या है बेटा, फंड। तो म्युनिसिपल के साथ एक नया वर्ड ऐड हो गया, बस फंड। वो वर्ड पहले भी था मगर लोगों को कंफ्यूजन थी, वो यहाँ पे प्योर इंग्लिश का यूज कर रहे थे, म्युनिसिपल और लोकल फंड। तो लोकल के साथ तो फंड रीड कर रहे थे, म्युनिसिपल के साथ फंड रीड नहीं कर रहे थे, इसलिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए इसमें फंड वर्ड ऐड किया गया है, यानी कि लोकल फंड एंड म्युनिसिपल फंड, ताकि किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने पहले भी कहा कि ये कोई इंटरमीडिएट लेवल पर ये कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं है कि जिस पर आप अभी फिलहाल ध्यान दें। हाँ, फाइनल लेवल पर इन चीजों को ध्यान देना जरूरी है, अभी इंटरमीडिएट लेवल पर आप इसको स्किप भी कर सकते थे। तो आगे से हम याद रखेंगे कि जो हम अमेंडमेंट अलग से कर रहे हैं स्टेट्यूटरी अपडेट के साथ साथ चैप्टर के एंड में भी कोई अमेंडमेंट होगी। तो अभी फिलहाल हमको कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं मिली चैप्टर के एंड में, पिछले किसी भी चैप्टर में, कि जो हमारे कोर्स पर कोई इम्पैक्ट किसी प्रकार का डालती हो। और रह गई बात सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 और 13 सबसेक्शन 4, तो इसको मैं आपसे बार बार ही कह रहा था कि आप इसको काट दीजिए। इवन मैंने पढ़ाया भी नहीं, ये कहकर कि ये ऑमिट हो चुका है, बस वो लिखा हुआ हमको मिल गया है चैप्टर के लास्ट में। अभी हम बेटा क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब आप टाइम ऑफ सप्लाई से क्या समझते हैं, ठीक है ना। आई क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा जी, लिखिएगा। जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई of goods, services और both। जीएसटी पेबल है किस पर, हम सब जानते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स पर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर, और दोनों पर। ये बात हम सब लोग जानते हैं, जीएसटी पेबल है गुड्स की सप्लाई पर, सर्विसेज की सप्लाई पर, दोनों पर। अभी टाइम ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है, ऑल्दो मैं आपको इस चैप्टर में समझा चुका हूं, लिखवाया नहीं है, तो लिखो टाइम ऑफ सप्लाई इंडिकेट्स, टाइम ऑफ सप्लाई इंडिकेट करता है वो पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है। द पॉइंट इन टाइम, टाइम का वो बिंदु, टाइम का वो पॉइंट व्हेन द लायबिलिटी टू पे, indicate the point in time when the liability to pay tax arises। जब आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज होता है तो वो पॉइंट आपको
वो जो टाइम होता है उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं। द टैक्स, तो लायबिलिटी आपकी अराइज हो गई जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई उस समय, मगर टैक्स जो पे किया जाएगा उस लायबिलिटी का गवर्नमेंट को, वो पे किया जाएगा बाय ड्यू डेट प्रेस्क्राइब। मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया हम पहले टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे, पहले सप्लाई डिसाइड करेंगे, फिर टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे, और टाइम ऑफ सप्लाई जो भी होगा फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे टैक्स कब देना है। सेम डे पर टैक्स नहीं देना है। बाय ड्यू डेट प्रेस्क्राइब विद रेफरेंस टू, जिसको मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि अगले महीने की नॉर्मली 20 तारीख तक आपको टैक्स देना है। तो वो जो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को टैक्स देना है, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि कौन से मंथ की 20 तारीख को टैक्स देना है? वो डिसाइड होगा टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो टाइम ऑफ सप्लाई वो बिंदु है, वो पॉइंट है टाइम का, समय का, जब आपके ऊपर लायबिलिटी टैक्स को देने की अराइज होती। ठीक है, और उसे कहते हैं हम टाइम ऑफ सप्लाई, जिसके लिए हमने 2 सेक्शन स्टडी किए हैं, सेक्शन नंबर 12 और 13। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। यू एग्री विद द स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद लीगल प्रोविजन। तो देखिए, गुड्स में तो मैं एग्री नहीं करता, हाँ सर्विसेज में मैं एग्री करता हूं कि, है ना। तो आइए लिखिएगा बुक क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा आधी बात तो ठीक है इनकी, आधी बात गलत है, और आधी बात ठीक हो आधी बात गलत हो उसको लॉ में गलत ही माना जाता है। तो लिखिएगा द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है, लिखना बेटा। जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव फॉर supply of service, comma, is payable while it is not payable in case of supply of goods। मतलब जीएसटी एडवांस के केस में सर्विसेज पर, सर्विसेज के केस में एडवांस मिलेगा तो जीएसटी लगेगा, गुड्स के केस में नहीं लगेगा, जैसे कि हम कल बता चुके हैं। आप एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, time of supply of goods is the date of issue of invoice or last date on which invoice ought to have been issued। ought to का मतलब है should have been issued, should। ठीक है, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट जिस पर इनवाइस इश्यू हो जाना
चाहिए। ये कहता है नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 और ये सिर्फ गुड्स के केस में एप्लीकेबल होगा। Therefore, in case of supply of goods, comma, GST is not payable on receipt of advance payment. एडवांस पेमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, ये सेक्शन का रेफरेंस दे रहा हूं मैं सर्विसेज के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस shall be earlier of following dates: if invoice is issued within time limit as specified in section number 31, क्या लिखा हमने? अगर इनवाइस इश्यू हो विद इन द टाइम लिमिट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 31, अगर इनवाइस टाइम लिमिट में इश्यू हो जाए तो था डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट, और ऊपर हमने लिख दिया है कि अर्लियर लिया जाएगा इसका। और इसमें सेकंड था इफ इनवाइस is not issued within time limit under section 31, तो क्या लिया जाएगा? किसी को याद है? सेकंड तो डेट ऑफ पेमेंट होगा, फर्स्ट क्या आ जाएगा यहां पर? बेटा बताओ, इनवाइस की जगह क्या आ जाएगा? डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। याद कर लो मूर्खो। Therefore, if supplier receives any payment, ऑल्दो इसमें 3 केस हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में। तीसरा केस तब लगता है जब फर्स्ट सेकंड केस ना लगे, बट उससे कोई एडवांस का लेना देना नहीं है, तो हमें एडवांस के कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना है। इफ सप्लायर रिसीव एनी पेमेंट इन एडवांस, तो अगर सप्लायर को कोई पैसा एडवांस में मिलता है सर्विस के केस में, तो टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि आप दोनों जगह देख सकते हो डेट ऑफ पेमेंट लिया जा रहा है, और जब पेमेंट की डेट अर्लियर होगी तो वो ली जाएगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी डेट ऑफ पेमेंट। तो अगर सर्विस के केस में कोई एडवांस आपको मिल जाता है तो वो एडवांस की डेट ही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी सर्विसेज के केस में। अगर पेमेंट आपको किस में मिल गई है? एडवांस में, तो पेमेंट इन एडवांस गुड्स के केस में, ठीक है, कोई रेलिवेंट नहीं है,
बट पेमेंट इन एडवांस सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है, लिख लिया बेटा? हाँ या ना में जवाब दो। आइए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसे समझने के लिए। ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लो अच्छे से, और अगर कोई जवाब दे रहा हो तो जो मैंने समरी लिखवाई है कृपया करके उसको खोल लो, सीधे होके बैठो बेटा। समरी ओपन कर लो रजिस्टर में बेटा, उसको देखना, सेक्शन नंबर 12 और 13 की समरी, और उससे आप जवाब दीजिएगा। एक बार देख लेना, 12 और 13 की समरी भी देख लेना और ये क्वेश्चन भी देख लेना बेटा। मैं पढ़ा रहा हूं, आप देखिएगा। और बेटा यहां ये भी देखिएगा, ये गुड्स का केस है और यहां रिवर्स चार्ज लग रहा है, तो यहां पे आपको देखना है 12(3). अब जैसे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आपको प्रोविजन पता होना चाहिए बिल्कुल क्लियर। एक बार देख लो 12(3) में क्या लिखा था, मुझे मत देखो, 12(3) देखो, मैं आपसे पूछूंगा। प्लीज 12(3) देखो सब लोग, देख लो अच्छे से, मैं तो पूछूंगा अभी थोड़ी देर में। आपके पास 20 सेकंड है, 12(3) देख लो। कोई बताएगा अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग में नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। नंबर 2 बेटा, डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट। ये बोलो, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट। और फिर लिखा है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस। अब यहां देखो बेटा, ये है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, कौन सी तारीख है? 1 जुलाई। और डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स क्या है बेटा? तो यहाँ ये जो डेट ऑफ पेमेंट दिया है ना, यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग की डेट होती है और बैंक अकाउंट डेबिट होता है, उन दोनों में जो अर्लियर होती है वो डेट दे दी आपको। तो यहाँ पेमेंट की आपको 2 डेट नहीं मिलेंगी, मैं कल से ये बात बार बार बता रहा हूँ। किसी क्वेश्चन में पेमेंट की दोनों डेट दिखाई दी जाएंगी और किसी जगह ऐसा नहीं होगा, तो घबराइएगा मत, फिर वो आपको दोनों का अर्लियर डेट दिया हुआ है। ओके। और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस क्या है बेटा? 29 जून। बेटा यहां से 31 डेज काउंट कर लो, तो एक दिन तो चला गया 30 जून में, 30 जुलाई। जरा बताओ 30 जुलाई, 10 अगस्त और 1 जुलाई, विच एवर इज अर्लीस्ट। 1 जुलाई, सिंपल, टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो हाँ या ना। सेकंड केस में डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, और यहाँ 31 दिन काउंट करो, फिर से क्या बनेगा? 30 जुलाई। बोलो बनेगा नहीं? अर्लीस्ट बताइए क्या बना? 25 जून। जैसे ही मैंने इसको कहा कि ये टाइम ऑफ सप्लाई है, बच्चे ने ऊपर देखा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ पेमेंट। सर ये तो एडवांस पेमेंट हो गई, इसमें क्यों जीएसटी देना पड़ेगा? अभी तो आपने पढ़ाया कि गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट पर जीएसटी नहीं लगता। बेटा फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, ये चल रहा है कौन सा? रिवर्स चार्ज। वो जो आपने नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 स्टडी किया है, वो गुड्स के केस में लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, जहां सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 लगता है। यहां तो 12 क्या लग रहा है? आइए फिर से, 1 जुलाई को गुड्स रिसीव हुआ है, पार्ट पेमेंट कौन सी तारीख को मिली है? तो पार्ट पेमेंट का रिप्लाई अलग देंगे और बैलेंस पेमेंट का रिप्लाई अलग देंगे। और 29 जून से इसमें 31 दिन काउंट कर लीजिए। 30 जुलाई। बताइए 30 जुलाई, 30 जून और 1 जुलाई, विच एवर इज अर्लीस्ट। 30 जून। तो इसका एक आंसर तो होगा 30 जून और इसका एक आंसर होगा 1 जुलाई। इसमें 2 आंसर निकलेंगे क्योंकि इसमें पार्ट पेमेंट अलग की गई और बैलेंस पेमेंट अलग। आइए अब इसको प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, अगर रिपीट होगा तो मैं कहूंगा बेटा आपको करना है, जो आप कभी ना कभी कर ही लेंगे।
जिसको पास होना है वो आज ही कर लेगा अपने अटेम्प्ट पर, और जिसको जो कल करेगा बेटा, समझ रहे हैं ना बेटा, मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे। जो आज कर लेगा उसका अटेम्प्ट निकल जाएगा बेटा, ठीक है। सर मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आज नहीं करूंगा फिर भी अटेम्प्ट निकाल दूंगा। हीरोइज्म में ना रहे, ठीक है, मुझे चैलेंज करने के चक्कर में ना रहे। मैंने मंत्र पढ़ दिया बेटा इस पे। डेट ऑफ, देखो टेबल बना रहे हैं हम एक, बेटा सीरियल नंबर का कॉलम ज्यादा वाइड मत बनाना, बस इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है, और डेट का भी कॉलम बस उतना ही वाइड बनाना जिसमें डेट आ सके। जी भाई, प्रोविजन, हर चीज का प्रोविजन, इतने सारे केस हैं, सबका प्रोविजन लिखोगे तो एक ही क्वेश्चन 4 पेज में पहुंच जाएगा। आरसीएम लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। बच्चा कह रहा है इसमें प्रोविजन लिख लें, लिख लो बेटा। मैंने प्रोविजन ऐसे लिख दिया। सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है। इन तीनों में जो अर्लीस्ट होगा 12/3 के हिसाब से वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। बताइए फर्स्ट केस में क्या डेट दी थी? 1 जुलाई, 10 जुलाई, 29 जून, और 29 जून में आपने 31 डेज ऐड किए थे, तो क्या बना था? 30 जुलाई, यही बना था ना। तो बताइए 1 जुलाई, 10 जुलाई और 30 जुलाई में अर्लीस्ट क्या है? क्या है बेटा? ये आंसर हो गया। सेकंड केस देखिए, बताएंगे क्या क्या डेट दी है। 1 जुलाई, 25 जून, 29 जून, 31 डेज इसमें ऐड किए, वो बना बेटा 30 जुलाई। तो 30 जुलाई, 25 जून और 1 जुलाई, अर्लीस्ट क्या है जी? सर ये तो एडवांस की डेट हो गई, क्योंकि यहां तो गुड्स भी रिसीव नहीं हुआ था, पेमेंट आपने कर दी थी। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। एडवांस सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज में नहीं देखा जाएगा। नंबर 3, तीन के थर्ड में आंसर 2 बार देना पड़ेगा। 1 जुलाई, यहां लिखेंगे पार्ट पेमेंट हुई है आपकी 30 जून को, और बैलेंस पेमेंट हुई है कब? 20 जुलाई को। इनवाइस की डेट क्या है? इसकी भी इनवाइस की डेट 29 जून है, और इस बैलेंस पेमेंट के लिए भी इनवाइस की डेट, इसलिए दोनों जगह यहां पर क्या आएगा जी? 31 डेज ऐड करेंगे तो। अब बेटा आपका, आपसे क्वेश्चन है 30 जुलाई, 30 जून और 1 जुलाई, बताइए क्या अर्लीस्ट है? 30 जून। सेकंड केस में देखिए 30 जुलाई, 20 जुलाई और 1 जुलाई, ये दोनों एक ही पार्ट के आंसर है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गई बात? ये हो गया 1 जुलाई।
आइए बेटा आप केस नंबर 4 देखते हैं। देख के बताइए पेमेंट रिसीप्ट ऑफ गुड्स कौन सी तारीख को है। क्वेश्चन में लिखा है 5 जुलाई, चेक कर लीजिए, ये दिया हुआ इस जगह। और पेमेंट एंटर हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में 28 को और 30 को डेबिट हुई है। तो यहां लिखेंगे बेटा हम डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, वो है बुक्स के अंदर 28 जून, और डेट ऑफ डेबिटिंग बैंक वो है बेटा 30 जून। इन दोनों में से हम क्या लेंगे, अर्लियर ऑफ अबव। अर्लियर ऑफ अबव क्या है बेटा 28 जून। तो हमारे लिए जो डेट ऑफ पेमेंट है बेटा वो 28 जून है। ओके हो गई बात। जरा देखो इनवाइस कब इशू किया गया है, 1 जून को। यहां पे 1 जून ले लेना। 1 जून में बेटा 31 डेज काउंट करिए, तो जून में होते हैं 30 डेज, तो 29 तो दिन हो गए जून में, और जुलाई के 2 दिन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जुलाई। 2 जुलाई कैसे पहुंचा, 1 जून में 31 डेज ऐड करेंगे तो 2 जुलाई तक आप पहुंचेंगे। अब यहाँ देखिए 2 जुलाई डेट ऑफ पेमेंट 28 जून और 5 जुलाई, विच एवर इज अर्लीस्ट। बताइए क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। हाँ या ना पे जवाब दीजिए। नोट करने से ज्यादा समझने पर आप टाइम लगाइए। ये नहीं कि आप छाप रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा, कोई फायदा नहीं है। छापने पर नहीं, समझने पर ध्यान दीजिए सब लोग। ओके हो गई बात। पॉइंट नंबर 5 देखिए सब लोग, सामने स्क्रीन पर है, सब लोग देखिए। ये लीजिए सब लोग देखिए पॉइंट नंबर 5। 1 जुलाई है आपकी डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। पेमेंट एंटर्ड हुई है 30 को, अकाउंट में आई है 26 को, 29 जून। बोलो कर पाओगे या नहीं। जी कर पाएंगे। आ जाइए तो फिर करते हैं। बिल्कुल जैसे प्रेजेंटेशन नंबर 4 थी वैसे ही प्रेजेंटेशन नंबर क्या होगी बेटा 5 होगी या नहीं। चलो तो फिर बताओ देखकर डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स क्या है 5वें केस में। 1 जुलाई, यहां लिखेंगे डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। बताइए बुक्स में कब रिकॉर्ड हुई है ये 30 जून को। डेट ऑफ डेबिटिंग बैंक, बेटा बैंक कब डेबिट हुआ है। क्या बोल दिया 26 जून को। अब यहां लिख दो अर्लियर ऑफ अबव। इन दोनों में अर्लियर क्या है 26, यह है डेट ऑफ पेमेंट। उसके बाद देखिए इनवाइस कब इश्यू हुआ है 29 जून को। वहां से 31 डेज काउंट करिए बेटा 30 जुलाई, 26 जून और 1 जुलाई, विच एवर इज अर्लीस्ट। ये जो मैं ब्लू कलर के पेन से लिख रहा हूं ये सारे टाइम ऑफ सप्लाई है। क्लियर है। आइए एक और देखते हैं लास्ट। 1 अगस्त, 10 अगस्त, 29 जून। आइए यहां लिखते हैं क्या है बेटा 1 अगस्त, 10 अगस्त, 29 जून, इसमें 31 डेज और ऐड करिए 30 जुलाई। बताइए अर्लीस्ट क्या है 30 जुलाई। 30 जुलाई मतलब ये पॉसिबल है कि 31 दिन इनवाइस में जोड़ने के बाद भी ये डेट अर्लीस्ट डेट आ जाए। गुड्स रिसीव हुआ 1 अगस्त को, पेमेंट की डेट है 10 अगस्त, और इनवाइस से जब इनवाइस इश्यू हुआ था वहां से 31 डेज 30 जुलाई को। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 30 जुलाई। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा 3।
अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहा हूं और आप बताइएगा वो कर पाएंगे या नहीं। आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। Determine the supply time of supply in following cases assuming GST is payable under रिवर्स चार्ज। मगर यहाँ रिवर्स चार्ज किसका है बेटा? सर्विसेज का। और सर्विसेज के केस में हम देखते हैं 61 डेज ऑफ द इशू ऑफ इनवाइस, अगर सप्लायर ने इनवाइस इशू किया है। बट अगर रेसिपेंट ने खुद इशू किया है, वहां पे एक नया पॉइंट था ना, तो फिर हम डेट ऑफ इनवाइस इशूड बाय रेसिपेंट देखते हैं, फिर 61 डेज नहीं देखते। तो यहाँ देखिए इनवाइस सप्लायर इनवाइस किसने इशू करा, ये देखिए। तो यहाँ पे आप इसमें कितने दिन ऐड करेंगे? जो अभी 31 डेज ऐड कर रहे थे, और ये है डेट ऑफ पेमेंट। बताओ, इसमें 61 डेज ऐड कर लेना और फिर जो भी आएगी डेट और 10 अगस्त को कंपेयर कर लेना। कर पाओगे या नहीं सब लोग? तो जगह छोड़ दीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्योंकि बेटा अगर सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा ना A to Z तो मामला अच्छा बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आप आज क्लास के बाद करके दिखाएंगे मुझे। होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है बस, ठीक है। क्लियर है? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कबीरा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं जी। निकाल लो जरा आप क्वेश्चन नंबर 5, मैं भी निकाल रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लो एक बार, कबीरा वाला। Kabira industry engage the services of a transporter service for road transport of a consignment on 17th June and made advance payment for the transport on the same date on 17th June. However, consignment could not be sent immediately on account of a strike in factory and instead was sent on 20th July. इनवाइस रिसीव फ्रॉम ट्रांसपोर्टर ऑन 22 जुलाई। आपको याद होगा यहां साफ लिखा हुआ है कबीरा इंडस्ट्री, है ना, लिमिटेड एंगेज द सर्विसेज ऑफ ए ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, है ना। बोलो हाँ या ना? ठीक है, आइए। अच्छा एक बात आइए, इसमें कबीरा कौन है? सप्लायर है क्वेश्चन में या रेसिपेंट है? रेसिपेंट है। एंगेज करता है, एंगेज का मतलब है हायर करता है। किसको? सर्विसेज को हायर करता है। किसकी? ट्रांसपोर्टर की, जो ट्रांसपोर्ट करता है कैसे? रोड ट्रांसपोर्ट। तो हमारे यहाँ कोई सामान है बना हुआ, उसको मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझा देता हूँ बेटा। इसके बाद तो आप जगह छोड़ देना बुक क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जो आपने प्रॉपर जगह छोड़ दी होगी। अब मैं बात करता हूं बुक क्वेश्चन नंबर 5 की। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये JFK है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है अभी। एक है रेसिपेंट और एक होता है सप्लायर। सप्लायर यहाँ पे GTA है और रेसिपेंट है कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और लिमिटेड कंपनी बेटा आपने रिवर्स चार्ज में पढ़ा बेटा। बहन लोग सुनो, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमारी एक मेंटेलिटी होती है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन उसी के बारे में पूछा जाएगा। मगर मैं बच्चों से बार बार कहता हूं कि एग्जाम जो है वो GST का है, एग्जाम इनकम टैक्स का है। चार्ज ऑफ GST का एग्जाम है ही नहीं, एग्जाम टाइम ऑफ सप्लाई का नहीं है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के साथ किसी और का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर चार्ज ऑफ GST का क्वेश्चन मिक्स हो रहा है उसके साथ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में आपने पढ़ा कि अगर GTA की सर्विसेज हम लेते हैं
और रेसिपेंट जो है वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी के पर्सन में से कोई एक है, तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। यहाँ पे जो रेसिपेंट है वो कबीरा इंडस्ट्री साफ साफ लिखा हुआ है लिमिटेड, एक कंपनी है। और बॉडी कॉर्पोरेट किसी से सर्विसेज ले जीटीए की, तो बॉडी कॉर्पोरेट एक स्पेसिफाइड रेसिपेंट है और उसके ऊपर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। इस जीटीए ने सर्विस दी है, इसकी सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, तो हम कह सकते हैं हेयर सर्विस recipient that is Kabira Industries Limited is liable to pay tax under RCM on GTA सर्विस। सर ये क्यों बताया पहले आपने कि इस पर आरसीएम लगेगा? बेटा जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आरसीएम लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आप कैसे डिसाइड करोगे सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 लगेगा या सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 लगेगा? ठीक है, तो यहाँ सेक्शन 13 लगेगा क्योंकि सर्विसेज का बेटा एक्टिविटी है। अब लिखिएगा सॉल्यूशन, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। सॉल्यूशन लिखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर RCM is earlier of following dates as per section। अगर आपको याद हो तो 13 सबसेक्शन कौन सा लगेगा, 3। क्या थी वो अर्लीस्ट डेट, डेट ऑफ पेमेंट। और आप जानते हैं यहाँ पेमेंट की डेट में 2 डेट होती है, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए और जिस दिन बैंक अकाउंट डेबिट हो। तो डेट ऑफ पेमेंट देख के बताएं क्वेश्चन में कितना है, तो बेटा देख के बताएं डेट ऑफ पेमेंट कितना है, 17 जून। तो यहां लिख दीजिए जी 17 जून। और नंबर 2 लिखिएगा बेटा 61 डेज सिंस डेट ऑफ इनवाइस। लो बच्चों इनवाइस देखो कब इश्यू हुआ था, इनवाइस रिसीव ट्रांसपोर्टर से 22 जुलाई, तो मैं मान लेता हूं 22 जुलाई को इश्यू हुआ होगा। यहां से 61 दिन काउंट कर लो बेटा। अर्लियर डेट कौन सी है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 कौन सा बना बेटा, 17th जून। In given case, Kabira Industries Limited is recipient and liable to pay tax under RCM। बोलो समझ में आ गया?
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा फ्रेश पेज पर। बुक क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, राजू प्राइवेट लिमिटेड। जितने भी स्टूडेंट यूट्यूब पर देखते हैं क्लास को, कृपया करके वो क्वेश्चन को पढ़ लिया करें और फिर आगे वीडियो को प्रोसीड किया करें। और बेटा कमेंट तो आप करेंगे नहीं, आपने कसम खाई हुई है, ना लाइक करेंगे, बस बेनिफिट चाहिए आपको, ठीक है ना। सर नोट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और हम पूछते हैं नहीं कोई ज्यादा कुछ, नोट्स भी मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। कर रहे हैं बेटा, इसका भी अरेंजमेंट जल्दी मिल जाएगा, नोट्स का भी एक अरेंजमेंट, ठीक है ना। आप सब लाइक करोगे उसके बाद क्लास। क्वेश्चन नंबर 6, Raju Private Limited receives the order and advance payment on 5th January for carrying out an architectural design job। तो देखिए सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। It deliver the design on 23rd April by oversight, देखकर लग रहा है no invoice is issued at that time and it is issued much later after the expiry of prescribed time for issue of invoice। कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं कि सर्विस के केस में अगर इनवाइस टाइम से इशू ना हो तो हम डेट ऑफ इनवाइस देखते ही नहीं है, फिर हम क्या देखते हैं, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और दूसरा क्या देखते हैं बेटा, डेट ऑफ पेमेंट। तो बस वो हमको पता है। लिखिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, रिवर चार्ज का तो केस नहीं है ना बेटा, ये नहीं, अंडर फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 इज अर्लियर ऑफ। अब बच्चों की एक्सपेक्टेशन क्या है, सारे तो मॉड्यूल कराएं, उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने पास से क्वेश्चन कराएं, PY क्वेश्चन एक एक कराएं, मॉडल टेस्ट पेपर कराएं। तो बेटा जब हम सब करा देंगे, आपको क्या करना है, आप भी तो करो, आप करो। जब तक हम चाहे 1000 क्वेश्चन आपको करा दें उसका बेनिफिट नहीं होगा, मगर आपके अपने खुद से 100 क्वेश्चन करने का बेनिफिट होगा। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। मॉड्यूल हमने कवर करा दिया, PY क्वेश्चन आप कवर करो, RTP आप कवर करो, मॉडल टेस्ट पेपर कवर करो, कोई क्वेरी हो आप हमसे पूछो, हम आपको बता देंगे, ठीक है। मगर मैंने देखा है बच्चे तो अपनी आर्टिकलशिप की क्वेरी डाल रहे होते हैं यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर। बेटा मैं उनको एंटरटेन नहीं करता, वहां आपके जो प्रिंसिपल CA हैं उनसे पूछिए, ठीक है, जिनके पास आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। Time of supply of service under forward charge under section 13 subsection 2 is earlier of the following dates if invoice is not issued. Within time limit as specified अंडर सेक्शन 31। अगर इनवाइस टाइम से इश्यू नहीं हुआ तो नंबर 1, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, वो है 23rd अप्रैल, और नंबर 2, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, दैट इज 5th जनवरी। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, और ये क्लॉज बी है। अगर इनवाइस समय से इश्यू हो जाता तो क्लॉज ए लगता, ये क्लॉज बी है।
और दोनों में अर्लीस्ट डेट 5 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं मॉड्यूल का। इन्वेस्टिगेशन शो दैट 150 cartons of ceramic capacitor were dispatched on 2nd August, but no invoice was raised and transactions were not entered in the accounts. There was no evidence of payment. What is the time supply of 150 carton for the purpose of payment of tax? तो आपको मालूम है कि जब डेट ऑफ इनवाइस डेट ऑफ पेमेंट के बारे में पता ना चल पाए तो आप रेसिडुअल केस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा जी? 7 लिखिएगा। अच्छा, यहां पे ये पता चल पा रहा है कि जो हमारे यहां से गुड्स है वो कब डिस्पैच हुआ था, ये पता चल पा रहा है? ऊपर से देखने में लग रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला सेक्शन लगेगा। बताओ आप सबको लग रहा है या नहीं? रेसिडुअल केस। मगर ये नहीं लगेगा। रेसिडुअल केस तब लगता है जब आपका सेक्शन नंबर 12(2) ना लग पाए। यहां आपको पता है कि जो 150 कार्टन है वो डिस्पैच हुए कौन सी तारीख को, और डिस्पैच का मतलब है रिमूवल। तो जब आपको रिमूवल की डेट पता है 2 अगस्त, तो इनवाइस इस पर या इससे पहले इशू हो जाना चाहिए था। अगर इनवाइस इशू नहीं हुआ है तो आपकी लास्ट डेट ली जाती है ऑन विच इनवाइस ऑट टू हैव बीन इशूड, और लास्ट डेट क्या होगी बेटा? 2 अगस्त। यही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ऊपर से देखने में लगेगा कि सेक्शन नंबर 12(5) लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी मेंशन किया नहीं है। तो डिस्पैच की डेट दी है, डिस्पैच की डेट कौन सी डेट होती है? लिखिएगा एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। यह हेडिंग डाल दीजिए। ए रजिस्टर्ड पर्सन excluding composition supplier and registered person supplying specified actionable claim। तो बेटा इसको ब्रैकेट में कर लेना, यहां से ले यहां एक्सक्लूडिंग से लेकर यहां तक। ए रजिस्टर्ड पर्सन ब्रैकेट, ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू पे जीएसटी। रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना है एट द टाइम ऑफ सप्लाई as determined under section 12 subsection 2। और वो क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस ought to have been issued। और यहां सेक्शन लगेगा ये वाला इनवाइस का 31(1). इन गिवन केस invoice has not been issued. However, invoice issue नहीं किया गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। However, it must be issued on or before रिमूवल, जिसको क्वेश्चन में डिस्पैच कहा गया है। रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी कि इनवाइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए था?
2 अगस्त तक। Therefore, last date on which invoice ought to have been issued, क्या डेट होगी बेटा वो? 2 अगस्त, which is also time of supply of goods। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है इस क्वेश्चन में? देखकर लग रहा था 12/5 लगेगा, मगर क्वेश्चन में 12/2 ही लगा है। हाँ, अगर ये डिस्पैच की डेट भी ना दी होती तो फिर 12/5 लगाते हैं। फिर देखते हैं कि सप्लायर रजिस्टर्ड है या नहीं। रजिस्टर्ड है तो जीएसटीआर की डेट, और सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो जिस दिन भी वो टैक्स पे करेगा वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 तो याद हो जाना चाहिए, अब इतनी बार लिख लिया है आपने। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए जी बच्चों, पढ़ लीजिए एक बार जरा जल्दी से। एन ऑर्डर इज प्लेस्ड, एक ऑर्डर दिया गया है राम एंड कंपनी को 18 अगस्त को फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइज शूज। राम एंड कंपनी गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी, उन्होंने कंसाइनमेंट रेडी कर लिया। 18 अगस्त को ऑर्डर आया था उनके पास। एंड इन्फॉर्म द कस्टमर एंड इशू द इनवॉइस ऑन 2 दिसंबर। The customer collect the consignment from the premises of our Ram and Company on 7 दिसंबर। तो हमने तो बेटा पहले ही इनवाइस इशू कर दिया। गुड्स का रिमूवल हुआ है 7 तारीख को, हमने इनवाइस इशू कर दिया पहले ही। एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर द पेमेंट ऑन द सेम डेट विच इज एंटर्ड इन द अकाउंट्स ऑन 8 दिसंबर। व्हाट इज द सप्लाई ऑफ शूज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ शूज। सबसे पहली बात तो ये कि जो पेमेंट की डेट दी है 7 दिसंबर 8 दिसंबर, ये हमारे लिए कोई रेलिवेंट नहीं है गुड्स के केस में। गुड्स के केस में तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस ऑट टू हैव बीन इशूड देखा जाता है। और इनवाइस की क्या टाइम लिमिट है, वो 3 सेक्शंस में है गुड्स के केस में। 31(1) नॉर्मल केस है, 31(4) कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, और 31(7) है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, है ना, और रिजेक्टेड बेसिस। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। आइए, इसमें भी नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 का ही यूज किया जाएगा। देखिएगा, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। लिखिएगा, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को लेकर ये नोटिफिकेशन है। अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्या कहता है ये नोटिफिकेशन? अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज shall be date of issue of इनवाइस, और क्या लिखे, लास्ट डेट ऑन विच
इनवाइस, बोलो बेटा क्या लिख दें, और टू हैव बीन इशूड। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ गुड्स की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है, या नॉर्मल सप्लाई है? नॉर्मल सप्लाई है, इसलिए हम इनवाइस का सेक्शन यूज कर रहे हैं 31(1). अगर कंटिन्यूस सप्लाई होता तो मैं यहाँ यूज करता 31(4). गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल होता तो 31(7). सर्विस का केस होता तो फिर 31(2) या 31(5) या 31(6) यूज करता। क्लियर है? देखिएगा, इनवाइस नीड्स टू बी इशूड, इनवाइस इशू हो जाना चाहिए कब तक? ईदर बिफोर, या तो पहले पहले, और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। और यहां जो रिमूवल ऑफ गुड्स है वो डिस्पैच है। अब लिखिएगा, ये हमने इनवाइस की क्या टाइम लिमिट है और नोटिफिकेशन क्या कहता है, दोनों की प्रोविजन लिख दी है। अब लिखते हैं इन गिवन केस, अफेक्ट लिख रहे हैं, कस्टमाइज शूज, रिमूव्ड फ्रॉम फैक्ट्री। देख के बताएंगे कब रिमूव हुए फैक्ट्री से। ऑन 7th December. However, इनवाइस रेज्ड, इनवाइस कब रेज हुआ है? 2 दिसंबर। तो इनवाइस तो बेटा पहले इशू हो गया, फिर यहां लेट थोड़ी है इनवाइस। बोलो बेटा, तो क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? 2 दिसंबर। Hence time of supply under section 12 subsection 2 for payment of purpose of payment of tax will be date of issue of invoice that is 2 दिसंबर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पढ़ लीजिए। ए फर्म ऑफ एडवोकेट, क्या ये शब्द पहले भी पढ़ा है कहीं? फर्म ऑफ एडवोकेट बेटा पहली बार आपने चार्ज ऑफ जीएसटी में रिवर्स चार्ज के अंदर पढ़ा है इसको। इशूज इनवाइसेस फॉर सर्विसेज टू एबीसी। आप बताओ, एडवोकेट की फर्म बिजनेस एंटिटी को अपनी लीगल सर्विस दे रही है नहीं? द पेमेंट इज contested by ABC on the ground that on account of negligence of the firm the company case was dismissed by the court। कंपनी कह रही है ABC हम तो पेमेंट नहीं देंगे, इसकी वजह से हम केस हार गए। फॉर नॉन अपीयरेंस, ये टाइम पर कोर्ट में नहीं पहुंची फर्म। विच नेसेसिटेड फर्दर अपीयरेंस फॉर विद द फर्म इज बिलिंग द कंपनी। द डिस्प्यूट ड्रैग ऑन, डिस्प्यूट चलता रहा, फाइनली पेमेंट हो गई। कौन सी तारीख को? 3 नवंबर को। टाइम ऑफ सप्लाई बताना है लीगल सर्विस के केस में। तो हमने साफ साफ पढ़ा है कि लीगल सर्विसेज अगर किसी बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल टेरिटरी में दी जाएं तो फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट लाइबल नहीं है जीएसटी देने के लिए, लाइबल है रेसिपेंट, बिजनेस एंटिटी। ओके हो गई।
और बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी तो कौन सा चार्ज लगेगा? रिवर्स चार्ज। तो देखिए दो क्वेश्चन मिक्स होके आ गए, रिवर्स चार्ज भी बताना है और टाइम ऑफ सप्लाई भी बताना है। तो लिखिए, नहीं लिखिएगा, टैक्स ऑन सर्विसेज बाय अ फर्म ऑफ एडवोकेट। कौन सी सर्विस दी है इन्होंने? लीगल सर्विसेज। टू किसको दी है? बिजनेस एंटिटी को। इज पेबल अंडर, टैक्स देने वाला है फर्म ऑफ एडवोकेट, सॉरी सर्विस देने वाला है फर्म ऑफ एडवोकेट, सर्विस है लीगल, सर्विस दी गई है किसको? बिजनेस एंटिटी को। रिवर्स चार्ज लगेगा। देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी डिटरमिन, इसको डिटरमिन किया जाएगा अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, which is as follows, जो कि कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1, डेट ऑफ पेमेंट। बताओ बेटा डेट ऑफ पेमेंट क्या है इस क्वेश्चन में? 3 नवंबर। अभी मैंने कई जगह आपको 13(3) बता दिया है। और दूसरा क्या देखा जाता है? 61 days since डेट ऑफ, ये 61 डेज भी तब देखे जाएंगे जब इनवाइस सप्लायर ने इशू किया हो। अगर इनवाइस रेसिपेंट ने इशू किया होगा तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस देखा जाएगा। इनवाइस इशू हुआ था 17 फरवरी को, आप चेक कर लेंगे, उसमें हम 61 डेज और ऐड कर देंगे, वो बनेगा जी 19 अप्रैल। अब आप इन दोनों में अर्लियर देख सकते हो क्या है। बेटा आप बताओ टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है? अब पक्का एक ही बच्चे की क्लियर है, बाकी इतने सारे लोग बैठे हैं उन सबके नहीं है क्लियर? अगर नहीं है तो बेटा पढ़ाई करें आप, अब हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी तरफ से है, उसको सही करें। 19 अप्रैल ये हमारा आंसर है। आइए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 13 है, 14 है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड्स services of testing of electronic devices. In one case it tested a batch of devices on 4th and 5th September. तो बेटा इन्होंने अपनी सर्विस 4 सितंबर को भी दी है और 5 सितंबर को भी दी है, तो आप कौन सी डेट मानेंगे कि किसको सर्विस दी है, 4 को या 5 को? याद रखना सर्विस कब कंप्लीट हुई है ये देखो, स्टार्ट कब हुई थी ये नहीं देखो, सर्विस कब कंप्लीट हुई है 5 को। बट कुड नॉट रेज इनवाइस टिल 19 नवंबर। अगर 5 सितंबर से ये 30 दिन के अंदर अंदर इनवाइस रेज कर देता तो डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट यहां पर देखा जाएगा डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ सर्विस, तो डेट ऑफ सर्विस क्या है बेटा 5 सितंबर और डेट ऑफ पेमेंट है दिसंबर में, तो बताइए कौन सी डेट अर्लियर है? 5 सितंबर, वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। बोलो बेटा समझ में कुछ आ रही है मेरी बात? कौन सा क्वेश्चन नंबर है?
लिखिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई लिखो ऑफ सर्विस इज अर्लियर ऑफ फॉलोइंग डेट्स। इफ इनवाइस, बताओ इनवाइस टाइम से इशू हुआ है लेट? लेट। इफ इनवाइस इज नॉट इशूड within time limit specified under section 31, और 31 का जो यहां सबसेक्शन लगेगा वो सबसेक्शन 2 होगा, जिसमें कहा गया है कि इनवाइस कितने दिन में इश्यू हो जाना चाहिए? 30 डेज में। और 4 ऐसे टैक्स पेयर हैं, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें 45 डेज का समय है। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, वैसे तो 2 डेट हैं, 4 और 5 सितंबर, बट हम उनमें से लेंगे 5 सितंबर, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई है। दूसरा है डेट ऑफ पेमेंट। आप देख सकते हैं पेमेंट की डेट क्या है, दिसंबर। मंथ तो बताया, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई। बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 13 लगेगा, सबसेक्शन 2 लगेगा और सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी लगेगा, और डेट होगी 5 सितंबर। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज ही क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नींद आ रही होगी आपको। ठीक है, और नींद आ रही है तो जागने की कोशिश करिए। नींद सबको आती है बेटा, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको नींद ज्यादा ना आती हो, तो कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा कुछ इसमें पढ़ाना है चैप्टर में, और अगर मैं इधर उधर की बात करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, भावुक नहीं होते। एक्स वाई 11 ही है ना क्वेश्चन? हाँ बेटा, एक्स वाई जेड एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेटा ध्यान दें, issued invoices for services rendered to Mr. A on 7 सितंबर। सर्विस प्रोवाइड की है 7 सितंबर को, टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। इंडिपेंडेंट केसेस हैं। फर्स्ट केस, प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीट हुआ है 1 अगस्त को, 1 अगस्त को, और पेमेंट की गई है कब? 28 सितंबर को। पेमेंट की गई है जी 28 सितंबर को। तो हम क्या लेंगे बेटा? सर्विस। और आप एक बात बताओ, सर्विस जब 1 अगस्त को दी गई थी तो वहां से 30 दिन के अंदर अंदर इनवाइस इश्यू हो जाना चाहिए था, 31 अगस्त को। मगर आप टॉप पे देखिए, इनवाइस इश्यू हुआ है 7 सितंबर को। तो टाइम से इनवाइस इश्यू हुआ है या लेट? लेट हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 1 अगस्त और 28 सितंबर। बताइए क्या अर्लियर है? 1 अगस्त। सेकेंड केस में देखिए, इनवाइस कब इश्यू हुआ है, सॉरी सर्विस कब कंप्लीट हुई है? 14 अगस्त से 30 दिन तकरीबन बनेंगे 13 सितंबर के आसपास। क्या आप देखिए इनवाइस 13 सितंबर तक इश्यू हो गया है? हाँ, 7 सितंबर को। अब डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे, 7 और 28 सितंबर में अर्लीस्ट डेट कौन सी है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये पूरा है 13 सबसेक्शन 2 के ऊपर बेस्ड, और क्वेश्चन में कितने केस दिए हुए हैं? 4। तो प्रोविजन को 4 बार नहीं लिखना, प्रोविजन को 1 बार लिखकर ऊपर और नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का आंसर देना है आपको। तो आइए प्रोविजन लिखेंगे हम। प्रोविजन लिखते हैं जी, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11,
सेक्शन लगा रहे हैं 13 सबसेक्शन 2। बेटा कोई बताएगा 13 सबसेक्शन 3 कब लगता है? 13 सबसेक्शन 3 कब लगता है? जोर से बोलो। रिवर्स चार्ज में। तो घबराने वाली बात क्या है इसमें? आप तो ऐसी बात हो जाते हो जैसे मैंने आपका कोई गंदा सा सीक्रेट जान लिया है। बोलो ना बेटा, जिसको मैं डिस्क्लोज करने को कह रहा हूं। मोबाइल का पासवर्ड पता चल गया मुझे, ऐसा तो कुछ नहीं है। और भाई मेरे नशीले बच्चे, आज से 1000 साल बाद तेरी जब मम्मी निकलेगी ना उसमें से, मतलब बॉडी निकलेगी या कहीं पाई जाएगी, ठीक है, तो तेरी हड्डियों से बेटा नशे की चीजें बनाई जाएंगी। अच्छा, तो कुछ तो मिनरल विनरल कुछ तो बनेगा, कहीं तो पेड़ बबूल का उगेगा, या पानी में बह के कहीं निकल जाएगा ये। अच्छा, अब गंगा जी में थोड़ी रहेगी, वो भी किसी समुद्र में गिरेगी, नदी जाके। पता नहीं आप कहाँ पहुंचे। ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस shall be earlier of following dates। इसमें हम फर्स्ट केस लिख रहे हैं, if invoice is issued within time limit under section 31। date of issue of invoice or date of, अगर इनवाइस टाइम से इशू हो गया है तो तब रहेगा ये वाला लॉ। सेकंड केस, if invoice is not issued within, बेटा ये लैंग्वेज अब याद हो जानी चाहिए। जहां पर भी सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 लगेगा, ये लैंग्वेज आपको याद हो जानी चाहिए। विद इन टाइम लिमिट क्या लिखेगा यहाँ? डेट ऑफ क्या? प्रोविजन ऑफ सर्विस। और नंबर 2 क्या बोलो बेटा? डेट ऑफ पेमेंट रिसीव। तो पेमेंट की डेट बहुत रेलिवेंट है बेटा इसमें। Therefore, if supplier receives any payment in advance, अगर सप्लायर को कोई भी पैसा किस में मिलता है बेटा? एडवांस में। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी डेट ऑफ, तो एडवांस के केस में हमेशा डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई। बेटा फर्स्ट केस था, टाइम ऑफ सप्लाई बताना था सर्विस का, जिसमें इनवाइस टाइम से इशू नहीं हुआ था फर्स्ट केस में। तो जहां इनवाइस टाइम से इशू नहीं होगा वहां लगेगा क्लॉज बी, और वहां पे था डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। तो सर्विस की डेट थी 1 अगस्त, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया गया था। ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सेकंड केस में टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस, वहां पे इनवाइस बेटा टाइम लिमिट में इशू हो गया था, इसलिए वहां लगेगा 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। वहां था बेटा डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट, वहां आंसर आया था आपका 7 सितंबर।
डेट ऑफ इनवॉइस। आइए अभी हम थर्ड केस देखेंगे इसका, टाइम ऑफ सप्लाई। आइए बेटा थर्ड केस में देखिए इधर, इनवॉइस तो कब इशू हुआ है बेटा, पेमेंट कब की गई है 3 अगस्त को, और सर्विस अभी क्या है बेटा, सर्विस अभी दी नहीं गई है, तो 3 अगस्त को पैसा मिल गया है और 7 तारीख को इनवॉइस इशू हुआ है और सर्विस अभी दी नहीं गई है। इसका मतलब ये जो 3 अगस्त को पैसा मिला ये कैसा पैसा है, और मैंने बताया था कि एडवांस के केस में जो डेट ऑफ एडवांस होगी वही हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई लिख लो 3 अगस्त, जो कि क्या है डेट ऑफ एडवांस रिसीव। हाँ, इनवॉइस को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, देखोगे भी क्या हो जाएगा, 3 अगस्त से पहले थोड़ी आ जाएगा। चलो लिख लो, भाई अगर 7 सितंबर से कंपेयर करोगे तब भी तो 3 अगस्त पहले ही आएगा। एडवांस का मतलब अभी कुछ किया नहीं और पैसे मिल गए, ठीक है। इनवॉइस भी बाद में रेस हुआ है और सर्विस भी अभी दी नहीं है। फोर्थ केस देखो, मिस्टर ए ने पेमेंट की है 15 सितंबर को, प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड। तो पेमेंट की डेट है बेटा 15 सितंबर और अब इनवॉइस की डेट है 7 सितंबर, जो आप पूछ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बताओ बेटा, सर्विस अभी दी नहीं है और इनवॉइस भी रेज हो चुका है और पेमेंट भी मिल चुकी है। इनवॉइस रेज हुआ है 7 तारीख को, पेमेंट मिली है 15 तारीख को और सर्विस अभी दी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या लेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी तारीख लिख दे बेटा 7 सितंबर। आप जो क्वेरी पूछ रहे थे बेटा वो यहाँ फोर्थ पॉइंट में कवर हो गई आपकी क्वेरी। कितने क्वेश्चन हो गए 11, क्वेश्चन नंबर 12, आ जाइए। मैसर्स परनव एसोसिएट्स और पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइडेड रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू न्यूटन क्रेडिट लिमिटेड। एक परनव एसोसिएट्स है, पार्टनरशिप फर्म है, रिकवरी एजेंट की सर्विस दे रहे हैं एक बॉडी कॉर्पोरेट को। आप रिवर्स चार्ज में जाके पढ़ना, ठीक है ना। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर है ऑन 15 जनवरी को बेटा ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना। इनवॉइस इसका इशू किया गया है 7 फरवरी को, तो 15 जनवरी से 7 फरवरी बेटा 30 दिन के अंदर अंदर है। पेमेंट वाज मेड ऑन 18 अप्रैल, पेमेंट 18 अप्रैल को हुई है ना, और बैंक अकाउंट और डेबिट हुआ है। आपको एक तो ये बताना है कौन जीएसटी देगा और टाइम ऑफ सप्लायर सर्विस बताना है, मतलब आपको बताना है टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा या रिवर्स चार्ज में। तो आइए इसके जवाब लिखते हैं, दोनों लिखिएगा। टैक्स ऑन, अब पता है मैं अगर आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं यहाँ क्या करता, मैं आपकी तरह बेवकूफ़ी नहीं करता, मैं जाता रिवर्स चार्ज के चैप्टर में, चाहे मुझे वो टॉपिक आता हुआ होता तब भी जाता मैं रिवर्स चार्ज के टॉपिक में, और रिवर्स चार्ज के टॉपिक में जाके मैं देखता कि रिकवरी एजेंट के लिए प्रोविजंस क्या हैं। अब भी मेरा मुंह देख रहे हो जाहिलो, अभी भी मेरा मुंह देख रहे हो, आलस छोड़ो तेजी दिखाओ। इतना आलस कैसे हो सकता है तुम्हें, देखो वहां पे रिकवरी एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जल्दी जल्दी फटाफट। देख रहे हैं जैसे मैं कोई कहानी सुना रहा हूं इनको, बेवकूफ। जल्दी देखो जाहिल, जल्दी देखो। तुम्हारे से तो अभी तक खोला नहीं गया, क्या करोगे तुम समय पे, रजिस्टर ओपन करो जल्दी से।
क्या है बेटा प्रोविजन? अगर कोई रिकवरी एजेंट की सर्विसेज देता है किसी बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को तो रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है? तो लिखिएगा, पढ़ लो उसको अच्छे से। पढ़ लिया बेटा? तुम्हारी हमेशा दूसरी कॉपी रहती है, तुम बेटा टाइम पे परेशान रहोगे। पक्का भर गई? कल मुझे दिखाना लाके, ठीक है? चलिए, टैक्स ऑन सर्विसेज लिखता हुआ कुछ दिखता नहीं है मुझे ये, और इसकी कॉपीज भर रही हैं। टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाई, चल ठीक है, मैं तेरी बात बेटा मान ली। टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ रिकवरी एजेंट। अगर रिकवरी एजेंट सर्विस देता है किसको? टू अ बैंकिंग कंपनी को और एनबीएफसी को, किसी को भी देता है, ठीक है? तो टैक्स ऑन सर्विसेज इज पेबल अंडर आरसीएम। इन गिवन केस कौन देगा बेटा बताओ टैक्स? रेसिपेंट या सप्लायर? जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम बाय एनबीएफसी, क्योंकि रिकवरी एजेंट ने एनबीएफसी को सर्विस दी है और उसका नाम है न्यूटन क्रेडिट्स लिमिटेड। दूसरा बताना था, इसके अंदर सेकंड पार्ट था टाइम ऑफ सप्लाई। वो डिसाइड करेंगे कौन से सेक्शन से, 13 सबसेक्शन 1 से या 13 सबसेक्शन 2 से, 3 से। कुछ लोगों की वजह से पूरी क्लास बच गई अभी। टाइम ऑफ सप्लाई, अच्छा इसमें क्वेश्चन में देखो, रिकॉर्डिंग की डेट और डेबिट की डेट एक साथ दी गई है, कंबाइन करके अलग अलग दी गई है? अलग अलग दी गई है, इसलिए लिखेंगे अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट्स। क्या है वो? डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्डेड बेटा किसकी बुक्स में? इन बुक्स, किसकी बुक्स में? रेसिपेंट की। देखो के बताओ कौन सी डेट को रिकॉर्ड हुई है? सर आप खुद देख लो, मैं समझ रहा हूं बेटा तुम्हारी बात, कोई बात नहीं। एग्जाम में भी आप नहीं देख पा रहे होंगे, जो आज नहीं देख रहे हैं वो एग्जाम में भी नहीं देख पा रहे होंगे, गरीब लोग, ठीक है ना? क्योंकि वो तो हर काम टीचर पे छोड़े रखते हैं। ये 18 अप्रैल है और ये कौन सी डेट है? 20 अप्रैल। और क्या देखना है बेटा? 61 days since date of what? डेट ऑफ इनवाइस। इनवाइस कब इशू हुआ था? 7 फरवरी को। एक्स्ट्रा दिन यहां से ऐड कर लो बेटा, क्या बनेगा? 9 अप्रैल। बताओ टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 13(3) क्या बना? यह आपका आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, टाइम नहीं है बेटा। बुक क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर ₹50,000 टू इट्स कस्टमर। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, देखो सामने सब लोग, सामने देखो, पेन रोको बेटा। मिस्टर एक्स ने 50,000 का गुड सप्लाई किया मिस दियाना को। एक्स ने दियाना को गुड सप्लाई किया। मैं हिंदी मीनिंग नहीं निकाल सकता इसका,
हिंदी ट्रांसलेशन बहुत गंदी बनेगी इस लाइन की, ठीक है, नाम के अनुसार और मीनिंग के अनुसार। मैं करूं? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा पाप नहीं करूंगा मैं आज। इसका हिंदी ट्रांसलेशन पाप बनेगा बेटा, एक गंदी बात बनेगी, मैं नहीं करूंगा, मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा। मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर 50,000 टू इट्स कस्टमर मिस दियाना ऑन 1 जनवरी ऑन द कंडीशन दैट। अब जैसे मैंने ये बात बोली वाहियात, आपके सबके दिमाग एक्टिव हो गए, वो क्या बनेगा मीनिंग, वो क्या होगा? तो बेटा फिर आप जानते हैं आपका रिजल्ट क्या होगा जब ऐसी बातों पे दिमाग एक्टिव होता है। इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 है, बेवकूफ की तरह बैठे हुए हैं, एक लड़के को छोड़कर सब बेवकूफ की तरह बैठे हैं। तुम तो बेटा बहुत बढ़िया बच्चे हो, सुबह सुबह आ रहा होता है ये, मेरी गली में ही रहता है ये, तो या तो ये आगे होता है या मैं पीछे आज मैं पीछे था ये आगे था, मैं तेज था ये स्लो था, ये काफी आगे था मुझसे, मैंने देख लिया इसको, मैं इसको क्रॉस कर गया, इंस्टीट्यूट में आ गया, उसके भी ये 2-3 मिनट बाद आया। मस्त रहता है लड़का, इसे मतलब नहीं है, इसकी कोई दोस्ती नहीं है, इसके अलग अलग टाइम पे अलग अलग साथी इसके साथ घूम रहे होते हैं। सही है बेटा, शाबाश, आओ बेटा। मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर 50,000। बेटा अगर इसमें मैंने कुछ पूछ लिया और तुमने नहीं बताया, फिर मैं करूंगा बातें तुम्हारे साथ, आंखें खोल लो सब। मिस्टर एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर 50,000 टू इट्स कस्टमर मिस दियाना ऑन 1 जनवरी ऑन द कंडीशन दैट पेमेंट फॉर द सेम विल बी मेड विद इन अ वीक। दियाना से कहा तुमको हम माल दे रहे हैं, 1 सप्ताह में पैसा चाहिए दीदी। उन्होंने कहा अंकल 1 जनवरी को सामान देंगे, 8 जनवरी तक पैसा मिल जाएगा, मगर बेटा दियाना ने दिया नहीं पैसा। However, Miss Diana made payment for the said goods on 2 February. वादा किया था 1 सप्ताह का, एंड पेड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹2,000। तो ये इंटरेस्ट कोई लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट नहीं है कि एग्जेम्प्ट हो, ये इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है। तो मिस्टर एक्स इनसे पैसा मांग रहे हैं, कहते हैं 50,000 तो दो और एक्स्ट्रा पैसा भी दो क्योंकि आपने पेमेंट देने में देर कर दी है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरा एक एक शब्द। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 जो कि अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई पैसा आप अपने रेसिपिएंट से चार्ज करते हैं उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। इनवाइस के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि ऐसे केस में आपको डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे कि इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 12 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग निकलेगा। अब देखिए कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई में 12 सबसेक्शन 6, वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15 और बेटा इनवाइस के चैप्टर में सेक्शन 34। ठीक है, तो यहां पर मिस्टर एक्स इशू करेंगे डेबिट नोट। क्या इशू करेंगे? ठीक है, और मैं एक और सेक्शन बता देता हूं आपको, 50,000 पे जो जीएसटी बनेगा उसका क्रेडिट भी मिस दियाना ले सकती हैं और 2,000 पे जो जीएसटी होगा उसका क्रेडिट भी मिस दियाना ले सकती हैं। तो इसलिए सेक्शन नंबर 16 जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर ये लिखा गया है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें से एक डॉक्यूमेंट डेबिट नोट भी होता है। अब सोचिए एक ही पॉइंट है और उसके बारे में कहां कहां है। मैं दोबारा बोलता हूं, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अनुसार इस क्वेश्चन में लगेगा ये वाला सेक्शन। इनवाइस में जाओ तो ये वाला सेक्शन डेबिट नोट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन नंबर 34। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए लगेगा आईटीसी के लिए। ठीक है, और सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 लगेगा कि ये इंटरेस्ट आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है और इसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी। ये सेक्शन है टाइम ऑफ सप्लाई में, ये सेक्शन है इनवाइस में, ये आईटीसी में और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और सारे इसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है सेक्शन। मतलब यही सेम क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर में दिखाई दे सकता है आपको।
एक ही क्वेश्चन। इसलिए बच्चा क्या होता है, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई रात को पढ़ के गया, यही क्वेश्चन पढ़ के गया, सुबह आया, मगर सुबह इसके बारे में नहीं पूछा गया, सुबह इसके बारे में पूछ लिया गया। अब वो क्वेश्चन उससे गलत हो जाता है, बाद में कहता है देखो टीचर ने तो हमें ये पढ़ाया था, आंसर इसका ये बनता था, देखो गलत पढ़ाते हैं। गलत हम नहीं पढ़ाते, हम टीचर्स गलत नहीं पढ़ाते, आप क्लास में सो रहे होते हैं, ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, हम चीख चीख के बोल रहे होते हैं ध्यान दो। ठीक है, मुझे किसी का नहीं पता, मगर मैं कोशिश ये रहती है कि मैं बिल्कुल भी ना तो बच्चों को गलत पढ़ाऊं, ना कोई आउटडेटेड चीज पढ़ाऊं, और कहीं गलती होती है तो उसको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भाई ये गलत हो गया, इसको सही कर लो। ये नहीं कि मैं इधर उधर की बात घुमाऊं और ये करूं वो करूं, इतना टाइम ही नहीं लगाता मैं। तो बेटा आप सबकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आप, और ये मैं अलग से क्लास लेना चाहता हूं कि इसकी 4-5 क्लास हो कि क्वेश्चंस में गलतियां कहाँ होती हैं। मगर क्या है, बच्चे कोर्स का करते करते बेटा इतना टाइम निकल जाता है। संडे को भी पढ़ा रहे हैं हम, आप लोग भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पर कोर्स इतना बड़ा। अब उसमें मान लो मैं आप पीवाई क्वेश्चंस भी कराऊं, आरटीपी भी कराऊं, एमटीपी भी कराऊं, तो कितना समय लगने वाला है हमारा, बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो इसलिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी उठाइए, ताकि मैं उन चीजों पे ध्यान दिला सकूं कि बेटा देखो तुमसे पढ़ रहे हो तुम, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप सब लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों पे ध्यान देंगे जो मैं बोल रहा हूं। कह रहे हैं टाइम और सप्लाई बताओ इंटरेस्ट के केस में, आइए लिखते हैं इसका आंसर। सेक्शन कौन सा लगने वाला है यहाँ, टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है ना। अगर यही पूछ लेता आईटीसी के बारे में तो 12-16 लगाता, 16 लगाता। यहां पूछता वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में तो 15-2 लगाता, इनवाइस के बारे में पूछता तो 34 लगाता। इस तरीके से जवाब देना। टाइम ऑफ सप्लाई with regard to addition in value of goods on account of interest etc shall be date on which, मैंने कल समरी भी लिखवाई थी इसकी, shall be date on which the supplier received such additional consideration. Full stop. In given case, time of supply shall be अगर वो इंटरेस्ट की बात की जाए जो 2000 का इंटरेस्ट है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जी, 2 फरवरी होगा जी उसका। और टाइम ऑफ सप्लाई अगर 2 फरवरी है तो टैक्स मार्च में देना होगा। क्लियर है आप लोगों को। आइए इसका एक और क्वेश्चन है छोटा सा, जिसको मैं अभी कॉपी कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। Munch and Wunsch Trading Company registered supplier liable to pay GST under forward charge. Furnish the following information. Good supply 3 अक्टूबर, इनवाइस 5 अक्टूबर, पेमेंट 9 अक्टूबर। बेटा 5 और 9 अक्टूबर की डेट अब लेट हो चुकी है, इनवाइस मस्ट बी इशूड अप टू 3 अक्टूबर, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई इस क्वेश्चन में क्या होगा, 3 अक्टूबर। इसकी प्रेजेंटेशन पता है कौन से क्वेश्चन के आधार पे करोगे, बताता हूं। एक देखो ना, ये वाला क्वेश्चन लिखा था ना,
ये वाला 8 नंबर, इसी को कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने कॉपी कर लिया है। क्या लिखा है बेटा, नोटिफिकेशन 66/2017 में लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस ऑट टू हैव बीन। और इनवाइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए, इनवाइस नीड्स टू बी इशूड ईदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, दैट इज डिस्पैच। बोलो इन गिवन केस क्या लिखा हुआ है, बताइए। इन गिवन केस इनवाइस मस्ट हैव बीन इशूड। बताइए कब तक इशू हो जाना चाहिए था, देखना गुड्स कब रिमूव हुआ है वहां से, 3 अक्टूबर को ना। बोलो, तो यहां लिखना मस्ट हैव बीन इशूड अप टू 3 अक्टूबर। Hence time of supply, ठीक है ना, will be, यहां लिखते हैं date on which invoice ought to have been issued। कौन सी डेट बेटा, 3 अक्टूबर। अब इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में देख लो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा तो नहीं, कोई इलस्ट्रेशन तो नहीं बचा, ये चेक कर लो बेटा, कोई क्विज तो नहीं बचा। अच्छा, कोई अमेंडमेंट तो नहीं हमारी बची बेटा, अमेंडमेंट भी नहीं बची। इससे पहले बेटा हमने चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर किया था, तो चार्ज ऑफ जीएसटी भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। बोलो हाँ। तो अगर हमारा देखा जाए तो हमने सारे ये चीजें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे बेटा नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।